हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आपकी जो 10th क्लास है उसके अंदर सेकंड लेसन चला हुआ है, उसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यह वह दौर है जब भारत में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए हैं। और उनके साथ साथ देश के अंदर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है और भारत उस दौर से गुजर रहा है जब भारत ने 1757 की प्लासी की क्रांति हुई या प्लासी का जो युद्ध हुआ, उसके बाद भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता जमाई। और सत्ता जमाने के साथ साथ जो व्यापारिक कंपनी बन के आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो भारत को अपना उपनिवेश बनाया। और उपनिवेश बनाते हुए यहाँ पर जो नियम कायदे कानून बनाए, उसके कारण भारत की आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति को अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानूनों से किस प्रकार प्रभावित किया। और जब बात करते हैं हम 20वीं सदी की, और 20वीं सदी का दूसरा जो दशक चला हुआ है 1915 से के दौर की बात कर रहे हैं। और जो आप देख ही रहे हैं, इसका जो टाइटल है पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इन तीन चीज़ें जिस तरह की तीन एक के बाद एक होने वाली घटनाएं हैं, और इन घटनाओं को किस प्रकार आपस में ये जुड़ी हुई है, और किस प्रकार इन घटनाओं के परिणाम के चलते हुए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाता है। और इन ही नेतृत्व के दौरान जो जिस तरह के आंदोलन हुए, उसके अंदर हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय देखते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से 1947 में भारत को आज़ादी मिली। और जब पहला विश्व युद्ध की बात करते हैं तो आपको पता है बच्चों, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। और इसमें पढ़ेंगे कि 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धति सामने आ रही थी। इन बदलाव को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम आए। मतलब 1919 के बाद के सालों की बात कर रहे हैं कि जब भारत में असहयोग आंदोलन चलता है। और असहयोग आंदोलन बच्चों 1920 से 1922 तक चलता है। और असहयोग आंदोलन का अभिप्राय ये है कि भारत में अंग्रेज़ों ने जो सत्ता जमाई, और उस सत्ता जमाने के साथ साथ भारत में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे। 500-700 हज़ार अंग्रेज़ों के साथ साथ इतने बड़े देशों पर, करोड़ों की जनसंख्या वाले देश पर किस तरह उन्होंने अधिकार किया। वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का मानना ये था कि यहाँ पर अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं वो यहाँ के भारतीयों के सहयोग से कर रहे हैं। अगर हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे तो साल डेढ़ साल के अंदर अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाई गई सत्ता की जो व्यवस्था है वो उसको ख़त्म हो सकती है, अगर भारतीय लोग उनका सहयोग ना करें। और असहयोग आंदोलन के अंदर दो तरह के नियम बनाए गए, सिद्धांत बनाए गए, जिसमें एक सिद्धांत तो ये था कि हम उनकी सहायता ना करें, और दूसरा ये था कि स्वदेशी और भारतीय जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको हम स्वीकार करें। उन सब चीज़ों को समझने के लिए और किस तरह के बदलाव किए गए और क्या उसके परिणाम आए, इन सभी चीज़ों का इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। उनके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों के में वृद्धि की गई। मतलब कि जब बात करते हैं पहले विश्व युद्ध की, तो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को भी अपनी सेना के अंदर, ब्रिटिश सेना के अंदर शामिल करके और युद्ध में भाग लिया और युद्ध में शामिल किया गया। और केवल इतना ही नहीं कि भारतीय युवाओं को उस युद्ध में शामिल किया, साथ साथ जब युद्ध किया गया तो उसमें बहुत भारी मात्रा में अंग्रेज़ों ने पैसा लगाया उनके युद्ध सामग्री खरीदने के लिए और सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पैसों का खर्च किया गया। और ये खर्चा करने के बाद जो भारी संख्या में जो आर्थिक हानियाँ हुई थी या आर्थिक क्षति हुई थी, उन सब की भरपाई करने के लिए भारत में अंग्रेज़ों ने जिस तरह के आर्थिक नियम लागू किए गए, उन नियमों के चलते भारत के पे करों की वृद्धि करती गई। भारत के लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमत तेज़ी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी।
जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में बड़ा गुस्सा था। मतलब अंग्रेजों ने जब पहले विश्व युद्ध में भारत के लोगों को शामिल किया गया, तो दो तरीके से भारत के लोगों को परेशान किया गया। एक तो यह कि भारत के युवाओं को बिना उनकी मर्जी के जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, और ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने के उपरांत जब उनका आर्थिक खर्चा बढ़ने लगा, तो यहाँ पर लोगों पर जो महंगाई है वो दुगनी हो गई। साथ साथ यहाँ के लोगों पर जो करों की व्यवस्था ला दी गई, सीमा शुल्क जो बढ़ाए गए, उनसे भी भारतीयों को बहुत सारा नुकसान हुआ। तो एक साथ दो तरह की क्षति भारत के लोगों की हुई। 1918 और 1919 और 1920-21 के देश बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थ की भारी अभाव पैदा हो गया। मतलब जब देश इस संकट के दौर से गुजर रहा था, उसी दौरान आर्थिक अगर प्राकृतिक रूप से बात करते हैं तो बहुत सारे इलाकों में भारतीयों की किसानों की फसल खराब हुई, जिसके कारण खाने के लिए जो अनाज होता था उसकी कमी आने लगी। तो मतलब सरकार हो गई, और उसी दौरान एक फ्लू बीमारी भी फैल गई। और बच्चों, ये जो आपने यहाँ पर ये नाम आया है फ्लू बीमारी, ये फ्लू बीमारी का मतलब है स्पेनिश फ्लू। स्पेन में फैलने वाली जो बीमारी थी उसको स्पेनिश फ्लू कहते हैं। और आपने देखा है ये वही दौर चल रहा है जिस दौरान 1914 से 1918 क्या चला, पहला विश्व युद्ध। और जिन भारतीयों ने पहले विश्व युद्ध में भाग लिया था, जब वो वापसी अपने भारत देश में आए तो उनके साथ वो स्पेनिश फ्लू जो स्पेन से फैली हुई बीमारी थी वो भी उन सैनिकों के साथ भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के दौरान जब वे लोग मुंबई के क्षेत्र से समुद्री मार्ग से भारत में आए और धीरे धीरे ट्रेनों से यात्रा करते हुए अपने घरों को पहुँचे, अपने गाँव को पहुँचे, तो बीमारी भारत में फैली। और इसी दौरान 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्षु को मतलब होता है अकालों और महामारी के कारण लगभग 1,20,00,000 या 1,30,00,000 लोग मारे गए। जिस प्रकार ये वही दौर है जिस तरह के दौर से आज भी देख रहे हैं, जिस तरह की बीमारी हमारे देश में फैली हुई कोरोना, ये भी विदेश से या चीन जैसे देशों से भारत में आई है। चाहे वो कोई भी यात्री या कोई भी छात्र या कोई भी भारतीय नागरिक वहाँ पे पढ़ते हुए या कोई व्यवसाय करते हुए भारत में लौटा, तो ऐसे ये बीमारी फैली। वही उसी प्रकार स्पेनिश फ्लू भी बीमारी भारत में आई और उसी दौरान अकाल पड़े। इन सभी चीज़ों के चलते भारत में करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि पहले विश्व युद्ध की बात करते हैं, जब लोगों को शामिल किया गया सेना में, उसी दौरान महात्मा गांधी गांव-गांव घूम के ये भी कहते थे, अगर भारतीय लोग अंग्रेज़ों की मदद करेंगे, और अंग्रेज़ों की मदद करने के साथ साथ जब हम जिस तरह की मांग करते थे या स्वराज्य की बात करते थे, तो भारत अंग्रेज अगर युद्ध में जीतते हैं तो उसके बाद अगर हम मदद करते हैं और अंग्रेज युद्ध में जीतते हैं तो उसके बाद भारत को स्वराज्य मिल जाएगा, भारत को आज़ादी मिल जाएगी, इस तरह की। लेकिन 1918 के बाद युद्ध खत्म होने के बाद 1919 में एक एक्ट लाया गया, और उस एक्ट के साथ साथ एक रोलेट एक्ट कानून भी लेके आया गया, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के माहौल देश में तैयार हुआ, और जिस तरह का युद्ध के परिणाम आए उन सब से भारत के लोगों को निराशा हाथ लगी। इसी समय एक नया नेता सामने आए, उसने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया। यही वे दौर है जब भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यक्ति निकल के आए जिसका नाम था महात्मा गांधी। और ये महात्मा गांधी के जो आंदोलन करने के तरीके थे, जिस तरह के इनके विचार थे और जिस तरह के इन्होंने नए विचारों को लोगों तक पहुँचाया, तो एक नए दौर का आगाज़ होता है जिसको राष्ट्रीय आंदोलन के रूप से जाना जाता है या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1918 से 1920 से असहयोग आंदोलन से लेकर 1947 के आंदोलन की जब बात करते हैं, ये अपने आप में एक वह दौर है जब जिस पे हम देखते हैं कि जिसके अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या भारत के राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनती है, एक नए संघर्ष का दौर शुरू होता है। सत्याग्रह का विचार, मतलब इसका जो विचार है सत्याग्रह, ये किस तरह की विचारधारा है, किस तरह की विचारधारा को महात्मा गांधी लेके चलते हैं, इन सभी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा ऐसा विचार था, कौन सा ऐसा संघर्ष का दौर था, या कौन सा ऐसा तरीका जिसकी वजह से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया और सत्याग्रह के तरीकों को वहाँ पर अपनाया। और वहाँ के जो रंग भेद की नीति थी उनके खिलाफ संघर्ष करने के बाद जब महात्मा गांधी भारत में आए, तो महात्मा गांधी ने भारत में भी 3 छोटे क्षेत्रीय आंदोलन किए थे। पहला चंपारण में किया था, दूसरा गुजरात में और तीसरा भी गुजरात में अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण में 3 आंदोलन हुए थे। और ये क्षेत्रीय आंदोलन के बाद
महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन शुरू किया भारत के। और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन के क्या नियम के सिद्धांत है, ये हम कल के पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही कि किस प्रकार के भारत में माहौल है और माहौल के चलते हुए पहले विश्व युद्ध के क्या परिणाम आए, किस तरह की आर्थिक स्थितियों को प्रभावित किया, और खिलाफत आंदोलन कैसे चलता है, और मुसलमानों के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया, और चलाने के साथ साथ उनके बारे में लोगों का क्या विचार था, और असहयोग आंदोलन कैसे प्रगति पकड़ता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।